हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर बी प्रसाद। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आर बी एडू पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं अन्य विषयों से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम साइंस में, रसायन विज्ञान में एक टॉपिक को लेकर के आए हैं जो है आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक एवं जल का आयनिक गुणनफल। तो विद्युत वियोजन, आयनन, विद्युत अपघट्य एवं विद्युत अपघटन जैसे तथ्य को हम इसके पहले की वीडियो क्लिप में देखें। किसी विद्युत अपघट्य को जल में घोलने के बाद विद्युत अपघट्य दो प्रकार के आयनों में टूट जाते हैं। इसी को हम विद्युत वियोजन या आयनन कहते हैं। वस्तुतः विद्युत अपघट्य के सभी अणु दो घटकों में नहीं टूटते हैं, बल्कि कुछ अणु ही टूटते हैं। तो जितने अणु टूटते हैं उनका और पूरे जितने अणु होते हैं उनका अनुपात जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? आयनन की मात्रा कहते हैं। यानी हम आयनन की मात्रा बराबर आयनित अणुओं की संख्या बटा विद्युत अपघट्य के समस्त अणुओं की संख्या, ये आयनन की मात्रा होती है। इसी में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आयनन की मात्रा प्रतिशत में निकल के आती है। तो इस आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसको हम देखेंगे। या कह लें कि आयनित अणुओं की संख्या को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे उसको हम देखेंगे। तो इसमें पहला जो कारक होता है वो होता है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। जैसे विद्युत अपघट्य किस प्रकार का है उसके हिसाब से उसके अणुओं का दो भागों में वियोजन होता है। कुछ विद्युत अपघट्य ऐसे होते हैं जिनके अणुओं का टूटना अधिक मात्रा में होता है, या कह लें उनका आयनन अधिक होता है। ऐसे विद्युत अपघट्य को क्या कहते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी कुछ विद्युत अपघट्य ऐसे होते हैं जिनमें आयनन बहुत अधिक होता है या जिनमें विद्युत वियोजन बहुत अधिक होता है, या कह लें कि जिनके अणुओं का दो आवेशित भागों में टूटना बहुत अधिक होता है। वो अपघट्य क्या कहे जाते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य कहे जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हम देखते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड एक ऐसा विद्युत अपघट्य है जिसमें आयनन बहुत ज़्यादा होता है। इसके अणु धन और ऋण आयन में बहुत अधिक टूटते हैं। तो ये NaCl प्रबल विद्युत अपघट्य हो गया। इसी तरह से सोडियम एसीटेट CH3COONA, ये सोडियम एसीटेट है। इनका भी आयनन बहुत ज़्यादा होता है, ये भी दो भागों में बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तीसरा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये भी एक ऐसा विद्युत अपघट्य है जिसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, या जिनके अणु धन आयन और ऋण आयन में बहुत ज़्यादा टूटते हैं। NaCl टूटता है Na+ और Cl- में, और सोडियम एसीटेट टूटता है Na+ और CH3COO- में, और NH4Cl NH4+ में टूटता है और Cl- में टूटता है। तो ये सब ऐसे विद्युत अपघट्य हैं जिनका विद्युत वियोजन बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक अणु इनके धन आयन और ऋण आयन में टूटते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है प्रबल विद्युत अपघट्य। इसके विपरीत कुछ अपघट्य ऐसे भी होते हैं जिनका विद्युत वियोजन या जिनका आयनन न के बराबर होता है, बहुत कम होता है। ऐसे विद्युत अपघट्य को क्या कहते हैं? निर्बल विद्युत अपघट्य या दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो क्या? दुर्बल विद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये ऐसे अपघट्य होते हैं जिनमें आयरन की मात्रा अत्यल्प होती है, या कह लें जिनके अणु धन आयन और ऋण आयन में न के बराबर टूटते हैं, या जिनका विद्युत वियोजन अत्यल्प मात्रा में होता है। तो ऐसे अपघट्य क्या कहे जाते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य कहे जाते हैं। जैसे इसमें आता है एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड एक ऐसा विद्युत अपघट्य है जो धन आयन और ऋण आयन में न के बराबर टूटता है। दूसरा
NH4OH। तीसरा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये एसिटिक एसिड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोजन सल्फाइड, ये ऐसे विद्युत अपघट्ट हैं जिनका विद्युत वियोजन न के बराबर होता है या अत्यल्प मात्रा में होता है। तो ये कुछ विद्युत अपघट्ट ऐसे होते हैं जिनका आयरन बहुत अधिक होता है या जिनमें आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है, उन्हें प्रबल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। और कुछ विद्युत अपघट्ट ऐसे होते हैं जिनमें आयरन की मात्रा अत्यल्प होती है, विद्युत वियोजन की मात्रा बहुत कम होती है, या कह लें जिनके अणु धन आयन और ऋण आयन में बहुत कम टूटते हैं। ऐसे विद्युत अपघट्ट को हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमने इसमें 2-3 एग्जाम्पल को देखा, और भी ढेर सारे एग्जाम्पल है, आप जहाँ भी देखें उसको याद कर लें। और यहाँ पर एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब ऐसे विद्युत अपघट्ट हैं जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट की श्रेणी में आते हैं। दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारक होता है वो होता है विलायक की प्रकृति। विलायक वो द्रव जिसमें विद्युत अपघट्ट को घोलने से विद्युत अपघट्ट 2 भाग में टूट जाता है। केवल जल ही में घोलने से विद्युत अपघट्ट 2 भाग में नहीं टूटते हैं, और भी विलायक होते हैं जिसमें विद्युत अपघट्ट को घोलने से वो धन आयन और ऋण में टूटते हैं। लेकिन जल एक ऐसा विलायक है जिसमें विद्युत अपघट्ट का विलयन बनाने से विद्युत अपघट्ट अधिक मात्रा में वियोजित होता है या विद्युत अपघट्ट का अधिक मात्रा में विद्युत वियोजन होता है। तो जो विलायक की प्रकृति होती है जिसमें विद्युत अपघट्ट के घोलने से विद्युत अपघट्ट 2 भाग में टूटता है, वो विलायक की प्रकृति भी आयरन की मात्रा को प्रभावित करता है। तो दूसरा जो आयरन की मात्रा को प्रभावित करने वाला कारक है वो है विलायक की प्रकृति। और विलायकों में सबसे अधिक आयरन की मात्रा या सबसे अधिक विद्युत वियोजन जल में होता है। यानी अगर विलायक को हम जल लें तो जल में विद्युत अपघट्ट के घोलने से विद्युत वियोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है या आयरन की मात्रा बहुत होती है। तो विलायक की प्रकृति में क्या लिखेंगे? जल एक ऐसा विलायक है जिसमें विद्युत अपघट्ट के घोलने से आयनन या विद्युत वियोजन सर्वाधिक होता है। यानी आयरन की मात्रा इस पर भी निर्भर करती है कि विद्युत अपघट्ट को किस द्रव में घोला जा रहा है। यदि जल में घोला जाता है तो आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है या विद्युत वियोजन बहुत अधिक होता है। एक तरह से कह लें कि जल एक ऐसा विलायक है जिसमें विद्युत अपघट्ट को घोलने से विद्युत वियोजन या आयनन अत्यधिक मात्रा में होता है। तीसरा जो आयनन को प्रभावित करने वाला कारक है वो है विलयन की प्रकृति। विलयन की प्रकृति का आशय ये होता है कि जैसे किसी विद्युत अपघट्ट को किसी विलायक में हम घोलते हैं तो विलयन बन जाता है। तो अगर विलयन की सांद्रता बहुत अधिक होती है, सांद्रता को हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सांद्रता का मतलब होता है कि 1 लीटर विलयन में कितना मोल विद्युत अपघट्ट को घोला गया है। यानी सांद्रता 1 लीटर विलयन में विद्युत अपघट्ट का कितना मोल घोला गया है उसी को कहते हैं। तो विलयन की प्रकृति से आशय होता है विलयन की सांद्रता से। यानी विलयन की सांद्रता भी आयनन की मात्रा को प्रभावित करता है। यदि विलयन की सांद्रता अधिक है या कह ले कि विलयन गाढ़ा है, 1 लीटर विलयन में ज़्यादा विद्युत अपघट्ट घोला गया है, तो ऐसी स्थिति में आयनन की मात्रा कम होती है। और विलयन की सांद्रता कम है तो आयनन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो क्या लिखेंगे? आयनन की मात्रा विलयन की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी विलयन की सांद्रता जितने ज़्यादा होगी आयरन की मात्रा उतने कम होगी। तो ये विलयन की सांद्रता भी आयरन की मात्रा को प्रभावित करता है। अगला जो हमारे सामने है वो है टेम्परेचर, ताप। यदि किसी विद्युत अपघट्ट को किसी विलायक में घोला जाता है या कह लें कि जल में ही घोला जाता है, तो यदि विलयन का ताप अधिक होगा तो आयरन की मात्रा अधिक होगी और विलयन का ताप कम होगा तो आयरन की मात्रा कम होगी। तो अगला जो कारक है वो है ताप में वृद्धि। यदि विद्युत अपघट्ट को विलायक में घोलकर या किसी विलायक में विलयन बना दिया जाए और उसके ताप को बढ़ा दिया जाए तो आयरन की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। या कह लें कि विद्युत अपघट्ट धन आयन और ऋण आयन में अधिक मात्रा में टूटने लगते हैं।
तो क्या लिखेंगे कि विलयन के ताप में वृद्धि के साथ आयनन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये हो गया हमारा, विलयन में ताप में वृद्धि के साथ आयनन की मात्रा बढ़ जाती है। ताप को बढ़ाएंगे तो आयनन ज़्यादा होगा, और ताप में कमी कर देंगे तो आयनन की मात्रा कम हो जाती है, या विद्युत अपघट्य अपने धन आयन एवं ऋण आयन में कम टूटते हैं। अगला जो हमारा आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाला कारक है वो है सम आयनों की उपस्थिति। तो सम आयन की हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक विद्युत अपघट्य है NH4OH और दूसरा है NH4Cl। तो इसमें अगर इसको तोड़ेंगे तो NH4 प्लस हो जाएगा और OH माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर NH4 प्लस होगा और Cl माइनस होगा। तो इन दोनों में जो NH4 है वो कॉमन है, NH4 दोनों में है। तो इसका आशय ये हुआ कि दोनों विद्युत अपघट्य में NH4 सम आयन है। तो यदि किसी विलयन में NH4OH मान लीजिए है, NH4OH है, और इसको जल में घोल करके इसका जलीय विलयन बना दिया गया, और इसमें अशुद्धि के रूप में NH4Cl भी है, NH4Cl भी है। तो क्या हुआ, NH4 इसमें भी है, NH4 इसमें भी है, यानी समान आयन दो प्रकार के विद्युत अपघट्यों में है। तो ऐसी स्थिति में यदि सम आयन उपस्थित होते हैं तो विद्युत वियोजन की मात्रा, आयनन की मात्रा कम हो जाती है, यानी सम आयनों की उपस्थिति में विद्युत वियोजन कम होता है, आयनन कम होता है। तो अगला कारक है वो है सम आयनों की उपस्थिति, यानी सम आयनों की उपस्थिति में आयनन की मात्रा कम हो जाती है। तो ये हमारे कुछ आयनन को प्रभावित करने वाला कारक है। पहला तो विद्युत अपघट्य की प्रकृति, अगला विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति का मतलब ये होता है कि विद्युत अपघट्य जिस द्रव में घोला जाता है, जल एक ऐसा विलायक है जिसमें विद्युत अपघट्य को घोला जाता है तो आयनन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तीसरा विलयन की प्रकृति। विलयन की प्रकृति का आशय यहाँ से है विलयन की सांद्रता से। सांद्रता को हमने बताया कि 1 लीटर में जितने मोल विद्युत अपघट्य घोले जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। तो यदि ज़्यादा विद्युत अपघट्य घोले जाते हैं तो सांद्रता ज़्यादा हो जाती है, और सांद्रता के ज़्यादा होने से आयनन की मात्रा कम हो जाती है। अगला जो हमारा है वो ताप में वृद्धि। यदि विलायक में विद्युत अपघट्य को घोलते हैं और ताप को बढ़ा देते हैं तो आयनन की मात्रा बढ़ जाती है, और ताप को कम करते हैं तो आयनन की मात्रा कम हो जाती है, यानी ताप भी आयनन की मात्रा को प्रभावित करता है। अगला हमने देखा कि सम आयनों की उपस्थिति में भी विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा कम हो जाती है। यदि सम आयन उपस्थित है तो आयनन की मात्रा कम हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। अगला जो हमारा छोटा सा टॉपिक है वो है जल का आयनिक गुणनफल। तो आइए देखते हैं जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि किसी भी विद्युत अपघट्य को किसी विलायक में या जल में घोला जाता है तो वो अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, धन आयन और ऋण आयन में वियोजित हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर NaCl को लिया, NaCl को लिया, और इसको जब हम किसी विलायक में घोलते हैं या जल में घोलते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। ठीक, ये विद्युत अपघट्य अपने Na प्लस और Cl माइनस में टूटते भी हैं, और उसी क्षण Na प्लस और Cl माइनस जुड़ करके NaCl भी बनाते हैं, यानी ये अभिक्रिया जो होती है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। और हमने ये भी बताया था कि साम्यावस्था में Na की सांद्रता और Cl की सांद्रता का गुणनफल तथा NaCl की सांद्रता का जो अनुपात होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसको हम वियोजन स्थिरांक या आयनन स्थिरांक के रूप में जानते हैं। साम्यावस्था में Na प्लस की सांद्रता मल्टीप्लाई Cl माइनस की सांद्रता डिवाइडेड बाई NaCl की सांद्रता इक्वल टू हम K लिखते हैं, और K को कहते हैं आयनन स्थिरांक या विद्युत वियोजन स्थिरांक। अब यहीं से हम एक और फैक्ट जानने का प्रयास करते हैं कि केवल विद्युत अपघट्य ही अपने आयनों में नहीं टूटता है, या कह ले केवल विद्युत अपघट्य का ही विद्युत वियोजन नहीं होता है, आयनिक वियोजन नहीं होता है, बल्कि
जल का भी विद्युत वियोजन होता है। और जल दो भागों में टूटता है, उसको हम देखते हैं। जैसे H2O का विद्युत वियोजन होता है और ये टूटता है H+ और प्लस OH-। इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो जल भी अपने दो आयनों में टूटता है। अब ऐसी स्थिति में साम्यावस्था में जल के लिए क्या होगा? साम्यावस्था की स्थिति में जल के लिए क्या होगा? H+ की सांद्रता मल्टीप्लाई OH- की सांद्रता अपान H2O की सांद्रता इक्वल टू की। ये साम्यावस्था में होता है जल के लिए वियोजन स्थिरांक। अब इसी H+ हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता मल्टीप्लाई हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता को एक तरफ रख के इस K में H2O की सांद्रता से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको कहते हैं जल का आयनिक गुणनफल, और इसको लिखते हैं KW से। यानी जल का आयनिक गुणनफल से आशय होता है कि जल का जब विद्युत वियोजन होता है तो उसमें H+ आयन की सांद्रता और OH- आयन की सांद्रता का जो गुणनफल होता है उसी को हम कहते हैं जल का आयनिक गुणनफल, और इसको हम K से लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे कि जल के विद्युत वियोजन की प्रक्रिया में H+ की सांद्रता तथा OH- की सांद्रता का गुणनफल जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। जैसे जल का आयनन तो होता है, विद्युत वियोजन तो होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। या कह लें कि जल H+ आयन और OH- आयन में अत्यल्प मात्रा में टूटते हैं। तो H+ आयन और OH आयन में अत्यल्प मात्रा में टूटते हैं तो इनकी सांद्रता बहुत कम होती है, और जब इनकी सांद्रता बहुत कम होती है तो H+ की सांद्रता मल्टीप्लाई OH- की सांद्रता का जो गुणनफल होता है वो बहुत कम होता है, और उसका मान होता है 1 × 10⁻⁴। तो H+ और OH- की सांद्रता का जो गुणनफल होता है वो अत्यल्प होता है, बहुत कम होता है, और इसको लिखते हैं 1 × 10⁻⁴। जल का आयनिक वियोजन या विद्युत वियोजन बहुत कम होता है। वो लगभग 550 लाख अगर अणु जल के होते हैं तो उसमें से एक अणु का क्या हो जाता है? विद्युत वियोजन हो जाता है। तो जल के विद्युत वियोजन के पहले भी जल के अणुओं की संख्या जितनी होती है उतनी ही वियोजन के बाद भी होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जल के अणुओं का विद्युत वियोजन न के बराबर होता है। तो ये हमने आज देखा कि आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एसिड, बेस एवं साल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण। आगे हमारे YouTube चैनल के साथ लगे रहिए। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।